एक और इम्पोर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है डीएस नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। आज और अपन एक इम्पोर्टेंट सेशन देखने वाले हैं जो कि अपना होने वाला है एसजीपीजीआई के नॉन नर्सिंग के एमसीक्यूज का। वो एमसीक्यूज जो आपको सिलेक्शन को एक कदम और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जो एसजीपीजीआई का सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो देखा गया है अब तक कि नर्सिंग के अलावा नॉन नर्सिंग एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है एसजीपीजीआई में एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। क्योंकि आप सभी को पता है कि इसका रेशो 60:40 आता है नर्सिंग नॉन नर्सिंग का। तो जहाँ स्टूडेंट नर्सिंग को कंप्लीट करके जाते हैं लेकिन नॉन नर्सिंग को कहीं साइड करके जाते हैं और वहाँ उनके मार्क्स या तो नेगेटिव होते हैं या वो उनको करके नहीं आते हैं, तो उनकी वजह से उनका सिलेक्शन पीछे हो जाता है। तो अपन इस सिलेक्शन को एक मजबूत करने के लिए, एक कदम आगे बढ़ाने के लिए आज इस सेशन देखने वाले हैं। और इस सेशन में अपन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि पहले कहीं ना कहीं एसजीपीजीआई और नॉर्थ सेट जैसे एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो आज का सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है, पूरे सेशन के साथ बने रहिए। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं अपन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने, आज के सेशन का ये पहला क्वेश्चन है जो कि है व्हाट इज़ द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया। नेशनल एक्वाटिक एनिमल किसे कहा जाता है इंडिया का। ये क्वेश्चन नॉर्थ सेट का क्वेश्चन है, नॉर्थ सेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। नॉर्थ सेट में आया हुआ एक क्वेश्चन है ये। नॉर्थ सेट 8 में एक क्वेश्चन आया था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है वेल, ऑप्शन बी है गंगाज रिवर डॉल्फिन, ऑप्शन सी है शार्क, ऑप्शन डी है ऑक्टोपस। तो आपको पता होना चाहिए कि जो नेशनल एक्वाटिक एनिमल हो इंडिया का वो क्या है। तो नेशनल एक्वाटिक एनिमल है इंडिया का वो है गंगाज रिवर डॉल्फिन। क्या है? गंगाज रिवर डॉल्फिन को क्या बोला जाता है? नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया। याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और आने के पूरे चांसेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसी पैटर्न पे एसजीपीजीआई स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता है और ये क्वेश्चन अपना है फाइंड द नेक्स्ट लेटर इन द सीरीज। जो ये सीरीज आपके सामने है इसमें आपको नेक्स्ट लेटर फाइंड आउट करना है कि नेक्स्ट लेटर कौन सा होगा। अब आपको यहाँ देखना है कि ए और सी में कितना गैप है। क्या ए और सी में कितना गैप है, सी और एफ में कितना गैप है, एफ और जे में कितने वर्ड्स का गैप है। सबसे पहले बात करें ए की, तो जो ए है, ए और सी में आपको क्या होता है, बीच में आता है ओनली बी, एक वर्ड का गैप है। सी और एफ की बात करें, डी और ई का गैप है, मतलब 2 वर्ड का गैप है। एफ और जे की बात करें, जी एच और आई 3 वर्ड का गैप आ रहा है एफ और जे में। नेक्स्ट अपन बात करें जे और एल। क्या? जे और एल, जे और ओ। जे और ओ में देखिए अपन के एल एम एन, कितने वर्ड का आ रहा है? 4 वर्ड का। और जो अब आपको जो निकालना है वो ओ के बाद में कौन सा वर्ड आएगा ये आपको ज्ञात करना है। तो अब आपने देखा कि इस सीरीज में क्या हो रहा है, नंबरिंग बढ़ती जा रही है। सबसे पहले +1 था, फिर +2 हुआ, फिर +3 हुआ, फिर +4 हुआ और अब आप सभी को पता है कि आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लोगे। ओ में +5 वर्ड करोगे तो आप जो आगे वर्ड आएगा वही आपका आंसर होने वाला है। तो ओ के बाद में आपको 5 वर्ड ऐड करने हैं, पी क्यू आर एस टी। इन 5 वर्ड के बाद में कौन सा वर्ड आता है आपके? आता है यू। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपके होने वाला है यू। क्या होने वाला है? यू। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए। आई होप समझ आएगा। ए और सी के बीच में गैप निकालना है, कितने वर्ड का गैप है, फिर सी और एफ में के बीच में कितना है, फिर एफ और जे में कितना है। कई बार एक वर्ड का गैप आता है सारी सीरीज में, कई बार 2 वर्ड का, कई बार 1 2 3, सीरीज वाइज नंबरिंग बढ़ती जाती है। तो यहाँ देखने को मिला है कि फर्स्ट में आपके +1 का है, फिर +2 का है, फिर +3 का है, फिर +4 का है। तो आपको नेक्स्ट वर्ड जो निकालना है वो +5 करके निकालना है। इजी सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आएंगे। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये भी। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इन विच ईयर
वॉज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टाब्लिश, कौन से ईयर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टाब्लिश हुआ था? ऑप्शन ए है 1935, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है 1950, ऑप्शन डी है 1920। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो अपना नेशनल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये अप्रैल 1935 में एस्टेब्लिश हुआ था। कब हुआ था? अप्रैल 1935, 1935 के अंदर। यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है आपके, एक क्वेश्चन तो है इसके हेड क्वार्टर से रिलेटेड, क्या है इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका ध्यान रखना आपको। मुंबई कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र। कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में आरबीआई का हेड क्वार्टर है। अब नेक्स्ट अपन बात करें इसी से, यहाँ गवर्नर कौन है? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है आरबीआई के गवर्नर के बारे में। ये भी एक ट्रेंडिंग टॉपिक की तरह चलता रहता है हमेशा, जो भी एग्ज़ाम आता है तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो गवर्नर ऑफ आरबीआई आपको ध्यान रखना है संजय मल्होत्रा। क्या है? संजय मल्होत्रा को क्या है अभी? गवर्नर ऑफ आरबीआई। क्वेश्चन बन सकता है ये। और आरबीआई का हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। और ये कब एस्टैब्लिश हुआ? 1935 अप्रैल में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वीडियो को लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी नॉन नर्सिंग का एक कंसेप्ट क्लियर हो। जो ये क्वेश्चन है ये रीजनिंग का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और एक देखें तो इजी सा क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन में एक और जो डाउट था, कल जो सेशन था अपना उसमें जल्दीबाजी में थोड़ा मिस्टेक हुई थी ऐसे ही क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन को भी अपन यहाँ सोल्व करने वाले हैं। थोड़ा वहाँ कुछ गलत हुआ था तो उसको यहाँ सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी में वहाँ गलत बताया गया आपको, उसके लिए सॉरी। आज यहाँ उसको ठीक कर दिया जाएगा। ए पर्सन वॉक क्वेश्चन है। ए पर्सन वॉक 10 मीटर नॉर्थ देन टर्न राइट एंड वॉक 5 मीटर। एक जो पर्सन है वो चलता है 10 मीटर नॉर्थ की तरफ, उसके बाद में राइट टर्न करता है और चलता है 5 मीटर। विच डायरेक्शन इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट से अब उसकी डायरेक्शन किधर है? ऑप्शन ए है नॉर्थ, ऑप्शन बी है ईस्ट, ऑप्शन सी है नॉर्थ ईस्ट और ऑप्शन डी है साउथ ईस्ट। तो अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से। तो मैंने कल भी बताया था ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो आपको नॉर्मल सा एक मैप बनाना है। इसमें जो डायरेक्शन थी वो मैंने थोड़ी कल जल्दी में थोड़ा मिस्टेक कर दिया। वहाँ पे ऊपर नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। कल ईस्ट इधर कर दिया था और वेस्ट इधर कर दिया, छोटी सी मिस्टेक थी, उसको आज आप ट्रीट कर लें। तो अब यहाँ बात कर रहे हैं जो एक पर्सन है वो नॉर्थ की तरफ कितना चल रहा है ये आपको पता होना चाहिए। नॉर्थ की तरफ कितना चल रहा है, यहाँ मैथ आपको डायरेक्शन पूछिए तो आपको वैसे कभी मैथ से भी पूछ लेते हैं कि कितना मीटर चला है पूरा। तो यहाँ अगर आपसे पूछे तो 10 + 5 कितना मीटर चला है? 15 मीटर। लेकिन आपसे यहाँ से आपको क्या है ओनली डायरेक्शन पूछिए कि अब कौन सी डायरेक्शन में है वो पर्सन। तो सबसे पहले चला नॉर्थ की तरफ कितना? 10 मीटर। उसके बाद में इन्होंने बोला है कि अब वो राइट टर्न करेगा। मैंने कल भी बताया था जब पेशेंट को आपको राइट हैंडेड मानना है हमेशा, जब क्वेश्चन में ही दिया हो तो उस कंडीशन में अलग बात है, लेकिन अगर पेशेंट को आपको मानना है कि ये इसका राइट है और ये इसका लेफ्ट है। अब बात करते हैं पर्सन किस तरफ मूव कर रहा है? राइट की तरफ, और राइट की तरफ चल रहा है 5 मीटर। कितना? 5 मीटर। तो पहले नॉर्थ की तरफ गया, उसके तरफ बाद में गया वो राइट मतलब ईस्ट की तरफ गया। तो अब उसकी डायरेक्शन कौन सी हुई? ये उसकी डायरेक्शन हुई। कहाँ है अभी बंदा? इस जगह खड़ा है वो बंदा, इस जगह वो अभी प्रेजेंट टाइम में है। तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? अब ना तो ये नॉर्थ है ना ये ईस्ट है, तो आप इसको क्या बोलोगे? तो अपने इसको बोलने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलने वाले हैं? नॉर्थ ईस्ट। क्योंकि पहले यहाँ से वो 10 मीटर नॉर्थ की तरफ गया, उसके बाद में 5 मीटर वो गया ईस्ट की तरफ। किधर गया? ईस्ट की तरफ। इसीलिए जो बंदा है वो इस जगह आपको मानते हुए
अब आपको कौन सी डायरेक्शन पता चल रही है कि ये बीच में नॉर्थ ईस्ट, क्या है, नॉर्थ ईस्ट। अगर आपसे बोलता कि एक जो पर्सन है, वापस मैं आपको एक क्वेश्चन की तरफ समझाऊँ, एक क्वेश्चन लेकर, तो अगर आपसे बोलता है कि एक पर्सन है और वो नॉर्थ की तरफ जाता है, उसके बाद में राइट टर्न करता है और फिर राइट टर्न करने के बाद मूव करता है, फिर मूव आगे जाकर वो वापस राइट टर्न करता है और राइट टर्न करने के बाद में अब वो उसके लेफ़्ट टर्न करता है, तो अब वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपको जैसे जैसे क्वेश्चन आपको बोले वैसे वैसे आपको मूव करते रहना है। तो आप सभी को पता चल रहा है यहाँ पे पहले नॉर्थ गया, उसके बाद में राइट टर्न किया, फिर राइट टर्न किया और उसके बाद में लेफ़्ट टर्न किया। तो यहाँ वो ईस्ट डायरेक्शन में अभी जा रहा है। कौन सी डायरेक्शन में है? ईस्ट डायरेक्शन में। ऐसे आपको निकालना है। ये आपको ध्यान रखना है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। कल वाले जो क्वेश्चन में गड़बड़ थी वो यहाँ से ट्रीट कर लिया आप। कल का सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट था, वहाँ से भी क्वेश्चन आने के पूरे चांसेज है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो अपन को मिला है वो क्या है? नॉर्थ ईस्ट। क्या है? नॉर्थ ईस्ट। दोनों डायरेक्शन के बीच में अभी पर्सन खड़ा है, तो अपन क्या बोलेंगे कि पर्सन कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे नॉर्थ सेट में आए या फिर आपके SGPGI में आने वाला है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। तो चीफ जस्टिस ऑप्शन ए है DY चंद, ऑप्शन बी है संजीव खन्ना, ऑप्शन सी है BR गवई, ऑप्शन डी है सूर्यकांत। तो अभी प्रेजेंट में जो आपके चीफ जस्टिस है और इनसे पहले जो चीफ जस्टिस थे वो आपके BR गवई थे, और अभी जो चीफ जस्टिस है आपके करंट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो अपने हैं सूर्यकांत। कौन है? जस्टिस सूर्यकांत। बात करें जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत, अगर आपसे पूछे कि कितने नंबर के ये चीफ जस्टिस है, तो 53rd, इंडिया के 53rd चीफ जस्टिस के रूप में कौन है अभी? सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत कितने नंबर के जस्टिस है? 53rd नंबर के। तो ये आपको ध्यान रखना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है अभी? सूर्यकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ही के प्रोफेशन से रिलेटेड है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे। क्या थीम है वर्ल्ड हेल्थ डे 2026 की? इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि कब मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, जो हेल्थ डे है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। एवरी ईयर 7 अप्रैल को, एवरी ईयर 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। क्या? वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे। और इसी दिन ये थीम रखी जाती है पूरे साल के लिए, उसी में फिर पूरा सिस्टम वर्क करता है। और जो अपने 2026 की जो थीम है वो आपको कमेंट करना है। ऑप्शन ए है हेल्थी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर, ऑप्शन बी है फ्यूचर फॉर ऑल, ऑप्शन सी है टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विथ साइंस, ऑप्शन डी है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। मैं आपको बताऊं कि पिछले कुछ सालों की पूछ सकते हैं, तो 2-4 साल की मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले अपन बात करें अगर 2024 की थीम, 2024 की थीम की बात करें तो जो 2024 की थीम थी वो थी अपने माई हेल्थ माई राइट। क्या थी? माई हेल्थ माई राइट। वर्ल्ड हेल्थ डे 2024 की थीम क्या थी? माई हेल्थ माई राइट। इसके बाद में बात करें अगर 2025 की, तो 2025 की जो थीम थी वो थी हेल्थी बिगिनिंग, हेल्थी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर, हेल्थी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर कब की थी? 2025 की। आ सकती है ये भी। और जो अभी बात करें अपन 2023 की, तो 2023 की जो थीम थी वो थी हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर
ऑल। इम्पोर्टेंट है ये थीम है वर्ल्ड हेल्थ डे की। तो 2023 की थी हेल्थ फॉर ऑल, 2025 की थी हेल्थी बिगिनिंग होपफुल फ्यूचर, और 2024 की थी माई हेल्थ माई राइट। अब बात करते हैं 2026 की थीम की। तो 2026 की जो थीम है वो अपने हैं टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विथ साइंस। क्या है? टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विथ साइंस। और जो ऑप्शन ए है वो आपको पता चल ही चुका, ये अपने 2025 की थीम है। कब की है? 2025 की। हेल्थ फॉर ऑल 2023 की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमने, विच रिवर इज नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की लाइफ लाइन कौन सी रिवर को बोला जाता है? ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी है गोमती, ऑप्शन सी है गंगा, ऑप्शन डी है घाघरा। क्योंकि यूपी की जीके मोस्टली पूछी जाती है एसजीपीजीआई में, तो ये इस चीज़ को देखते हुए आपके लिए यूपी के भी जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो लाइफ लाइन किसे बोलते हैं उत्तर प्रदेश की, कौन सी रिवर को बोलते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि जो लाइफ लाइन रिवर है उत्तर प्रदेश की वो है गंगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टेट है जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ से गुजरती है, और वहाँ के जो पीपल्स है एग्रीकल्चर और अदर सोर्सेज के लिए भी गंगा को यूज़ देते हैं। तो गंगा को लाइफ लाइन ऑफ उत्तर प्रदेश बोला गया है। ऑप्शन सी राइट होगा यहाँ। यूपी की जीके आती है मोस्टली, कई बार देखा है यूपी से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आपके लिए यूपी की जीके भी लाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यूपी का है, इम्पोर्टेंट होने वाला है बिल्कुल। विच सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ नवाब्स। सिटी ऑफ नवाब किसे बोलते हैं? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है मीरठ। तो बात करें सिटी ऑफ नवाब, तो सिटी ऑफ नवाब अपन बोलते हैं लखनऊ को। किसे बोलते हैं? लखनऊ को। और बात करें कैपिटल ऑफ यूपी, तो वो भी है लखनऊ। कौन है कैपिटल ऑफ यूपी? कौन है? लखनऊ। सिटी ऑफ नवाब कौन है? लखनऊ। बात करें एसजीपीजीआई कहाँ लोकेटेड है, तो वो भी आपके लखनऊ में लोकेटेड है। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। नेक्स्ट अपन बात करें इसी क्वेश्चन में कुछ जो क्वेश्चन बन सकते हैं अदर, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आप आगरा से रिलेटेड, आगरा को क्या बोलते हैं? तो आगरा को सिटी ऑफ ताज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ द ताज, या फिर इसको सिटी ऑफ लव भी बोलते हैं। सिटी ऑफ लव, ये क्वेश्चन आ सकता है दोनों चीज़ों से, सिटी ऑफ लव या फिर सिटी ऑफ ताज। नेक्स्ट अपन बात करें कानपुर की। कानपुर को क्या बोलते हैं? तो कानपुर जो है उसको लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। क्या? लेदर सिटी ऑफ वर्ल्ड। लेदर सिटी ऑफ वर्ल्ड किसे बोलते हैं? कानपुर को। और बात करें अपन इसी में मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट। मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट भी किसी को बोलते हैं? कानपुर को। क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट। ईस्ट का मैनचेस्टर कौन है? कानपुर। और अगर आपसे पूछे लखनऊ की इंडस्ट्रियल कैपिटल कौन है, तो वो भी आपके कानपुर ही राइट होने वाला है। बात करें मीरात की, तो मीरात है, मीरात को क्या किस नाम से जानते हैं, किस चीज़ के लिए जानते हैं? तो स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछे स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया कौन है, तो आपको आंसर देना है मीरात। क्या देना है? मीरात। या फिर आपसे पूछिए कि स्पोर्ट्स कैपिटल कौन है इंडिया की, तो आपको आंसर देना है मीरात, स्पोर्ट कैपिटल ऑफ इंडिया। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मीरात और कानपुर, क्योंकि मैनचेस्टर लेदर सिटी ऑफ वर्ल्ड भी बोला जाता है कानपुर को, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। इससे पहले इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका सामने आ चुका है, लखनऊ होगा सिटी ऑफ नवाब, और कैपिटल ऑफ यूपी भी कौन है? लखनऊ। और एसजीपीजीआई कहाँ लोकेटेड है? तो लखनऊ में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच सिटी इज फेमसली फॉर द कुंभ मेला इन यूपी। जो कुंभ मेला लगता है यूपी में, वो कौन सी सिटी में लगता है? ऑप्शन ए अयोध्या,
ऑप्शन बी है मथुरा, ऑप्शन सी है प्रयागराज और ऑप्शन डी है गोरखपुर। तो आप सभी को पता है अभी जो महाकुंभ हुआ था वो कहाँ हुआ था? प्रयागराज में। कहाँ? प्रयागराज। अगर आपसे पूछे प्रयागराज में क्यों होता है तो यहाँ 3 नदियों का संगम है। कौन कौन सी? गंगा, यमुना और सरस्वती। इन 3 नदियों का संगम है प्रयागराज में और यहीं कुंभ मेला लगता है। बात करें अगर महाकुंभ, अगर आपसे पूछे कि महाकुंभ कितने वर्ष में लगता है, जो कि अभी हुआ था महाकुंभ, तो महाकुंभ 144 ईयर के बाद में लगता है। कितने साल बाद में? 144 ईयर के बाद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन के। द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20% हाइयर। जो मार्क्ड प्राइस है किसी भी आर्टिकल की वो 20% ज़्यादा है देन इट्स कॉस्ट प्राइस। उसको जिस प्राइस में खरीदा है उससे भी 20% ज़्यादा क्या है? उसकी कॉस्ट प्राइस। ए डिस्काउंट ऑफ 50%, डिस्काउंट 15% इज गिवन ऑन द मार्केट प्राइस। जो मार्केट प्राइस है उसकी, उस पे उसके आधार पे उसको 15% डिस्काउंट में बेचा गया। तो सेलर को प्रॉफिट या लॉस कितना परसेंट हुआ है आपको ये बताना है। प्रॉफिट हुआ है या लॉस और कितना परसेंट हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब आपको ना तो आर्टिकल की मार्केट वैल्यू दे रखी है ना उसकी कॉस्ट वैल्यू दे रखी है, तो आपको मानकर चलना है यहाँ क्वेश्चन में। जैसे इस क्वेश्चन में अपन मानते हैं जो कॉस्ट है जो आर्टिकल की, तो मानते हैं कॉस्ट प्राइस, अपन मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो आर्टिकल है उसकी है 100 रुपीज़। कितनी है? 100 रुपीज़। अब आपको पता चल जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था कि जो उसकी मार्केट प्राइस है उससे भी कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा है। कौन? आपकी मार्केट प्राइस। तो 20% ज़्यादा है तो मार्केट प्राइस कितनी हो जाएगी? 120। क्वेश्चन में दे रखा था कि जो कॉस्ट प्राइस है वो, क्वेश्चन क्या था पहले एक बार देख लो वापस। आर्टिकल की 20% हायर देन जो मार्क्ड प्राइस है, जो लिखा हुआ है प्राइस पे, वो 20% ज़्यादा है किससे? कॉस्ट प्राइस से। मतलब खरीदा जो है उससे भी 20% ज़्यादा है। तो अपन ने क्या माना है? खरीदा 100 में है तो उसके ऊपर मार्किंग कितने की है? 120 की, क्योंकि 20% ज़्यादा है। अब आपने वहाँ देखा था कि डिस्काउंट कितने का दिया है, तो 15% का डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट किस पे दिया है? जो मार्केट प्राइस है उस पर। तो 15% ऑफ 120 आपको निकालना है 15% 120 का। तो आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं ये। तो आपको क्या करना है? 120 को मल्टीप्लाई करना है 15 से और डिवाइड करना है 100 से। तो जो आपके पास आएगा वो आएगा 18। क्या आएगा? 18। तो डिस्काउंट 15% का डिस्काउंट मतलब 18 रुपये का डिस्काउंट दिया है। तो बेचा कितने था? 120 में। 120 में बेचा है मार्केट प्राइस पे, 18% का उसको डिस्काउंट दिया है, तो कितना बचा? 102 रुपये। कितना? 102 रुपये। अब आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस अपन ने क्या मानी थी? 100 रुपये, और बेचा कितने में है? 102 में। 100 और 102 में कितना अंतर है? 2 का। और 2 क्या है? 2 रुपये ज़्यादा लिए हैं। जितने में ख़रीदा है उससे 2 रुपये ज़्यादा देकर बेचा है, लेकर बेचा है। तो मतलब 2 रुपये का 2% प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब क्या है? 2% प्रॉफिट हुआ है। ये तो थी आपकी कॉस्ट प्राइस और ये थी आपकी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी ज़्यादा है? 2। किससे? कॉस्ट प्राइस से। तो आपका क्या हुआ? 2% प्रॉफिट। अगर कॉस्ट प्राइस 102 होती और सेलिंग प्राइस 100 होती तो यहाँ क्या होता? 2% का लॉस। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती और सेलिंग प्राइस कम होती तो क्या होता? लॉस। लेकिन यहाँ क्या है? जो खरीदी है हमने, जो मार्केट वाले ने खरीदी है वो तो 100 में खरीदी है और जो ग्राहक को बेची है वो 102 में बेची है। तो इसलिए जो दुकानदार है उसको कितना प्रॉफिट हुआ? 2% का प्रॉफिट हुआ है। आपको क्या करना है? दिया नहीं हो तो कॉस्ट प्राइस मान लेना है। जैसे हमने माना 100 रुपये। अब क्वेश्चन में दिया था कि 20% ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस को अपन ने 20% ज़्यादा कर लिया, 120 मान लिया। डिस्काउंट कितना दिया है? 120। किसके ऊपर? मार्केट प्राइस पे। तो 15% निकाला 120 का, तो अपने पास आए 18। कितना रुपये? 18। अब अपन ने क्या किया है? जो मार्केट प्राइस थी 120 रुपये, उसमें 18 रुपये कम करके उसको बेचा है।
तो कितने में बेचा है, मतलब 102 रुपये में। उस पर मार्क कितना लिखा हुआ था 120 का। अपन ने बेची कितने में 102 में, मतलब अपन ने 18 रुपये का डिस्काउंट किया उस चीज़ पे, ठीक है। अब डिस्काउंट करने के बाद में अपन ने खरीदी कितने में थी 100 में और बेची कितने में 102 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 2 का, मतलब 2% का आपको प्रॉफिट हुआ है। और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको क्या होगा 2% प्रॉफिट, क्या होगा 2% का प्रॉफिट हुआ है, लॉस नहीं 2% का प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट की जो क्वेश्चन है आपका, ए ट्रेन क्रॉसेज ए पोल इन 18 सेकेंड। एक जो ट्रेन है वो एक पोल को 18 सेकेंड में क्रॉस करती है, कितने की स्पीड पे 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अब आपको लेंथ ज्ञात करनी है किसकी, ट्रेन की। ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना है, जो आपका 54 किलोमीटर पर आवर दे रखा है उसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकेंड में। तो 54 किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे अपन मीटर पर सेकेंड में। तो क्या करना है 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है 5/18, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ आएगा आपके पास 15 मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड आएगी ट्रेन की वो कितनी आएगी मीटर सेकेंड में, 15 मीटर पर सेकेंड। अब निकाल लिया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, जो फॉर्मूला है वो है लेंथ का, आपको क्या याद करनी है, लेंथ। तो लेंथ याद करने का जो फॉर्मूला है वो आपके स्पीड इनटू टाइम है। क्या है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना दे रखा है आपको 18, क्या 18 दे रखा है ना यहाँ पे 18 सेकेंड। टाइम सेकेंड में दिया है इसीलिए अपन ने किलोमीटर पर आवर को मीटर सेकेंड में बदला है सेम यूनिट करने के लिए। तो 18 सेकेंड को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 270 मीटर। कितनी लेंथ है ट्रेन की 270 मीटर, इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में दे रखा है 270 मीटर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सॉरी देखो हमने कैसे निकाला, ट्रेन क्रॉस करती है 18 सेकंड में और स्पीड है ट्रेन की 54 किलोमीटर पर आवर। अब आपको क्या करना है, पहले यूनिट सेम करनी है। अब आपको क्या करना है, सेकंड में है टाइम तो आपको क्या करना है, स्पीड को भी मीटर सेकंड में कन्वर्ट कर देना है। मीटर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको 54 को मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से। जब आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे 54 को तो वो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा उसकी स्पीड। अब आपको जो लेंथ का फॉर्मूला है लेंथ याद करने का वो यहाँ से मिला है, लेंथ बराबर स्पीड इनटू टाइम। क्या है, स्पीड ट्रेन की और टाइम कितना ले रही है, तो स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना दिया है 18 सेकेंड। जब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो मल्टीप्लाई करने पर 270 मीटर अपना आंसर आ जाएगा। मतलब जो ट्रेन की लेंथ है वो कितनी है 270 मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ हैं एक इंग्लिश का क्वेश्चन, क्योंकि इंग्लिश भी यहाँ कवर्ड होती है SGPJ में। सिनोनिम ऑफ रैपिड, सिनोनिम का मतलब होता है समान, ऐसे शब्द जिनका मीनिंग समान निकले। रैपिड का समान शब्द स्लो बिल्कुल नहीं होगा, स्लो यानी तो धीरे होता है, रैपिड यानी फास्ट होता है। बी फास्ट, ऑप्शन सी वीक यानी कमज़ोर होता है। डी स्मॉल, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी फास्ट होगा। क्या होगा, फास्ट सिनोनिम वर्ड है किसी का रैपिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है अपना वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। एक वर्ड में आंसर दे रहा है, ए पर्सन हु राइट्स पोइम, एक ऐसा पर्सन जो कविता लिखता है उसको क्या बोलेंगे, ऑथर, पोइट, आर्टिस्ट, सिंगर। सिंगर किसको बोलते हैं, जो गाना गाता है। आर्टिस्ट जो बनाता है। और पोइट, पोइट किसको बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए पोइट किसको बोलते हैं। पोइट किसको बोलते हैं, कमेंट करिए आंसर, पोइट किसको बोलते हैं। पोइट किसको बोलते हैं, तो पोइट बोलते हैं जो राइट करता है पोइम्स को। पोइम्स को जो लिखता है उसको बोलते हैं पोइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन बी
ये भी आपको याद रखना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी इंग्लिश में कई बार आते हैं, तो ये भी आपको देख लेने हैं एक बार। इसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है अपनी हिस्ट्री से, क्योंकि हिस्ट्री को भी कवर करता है। अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, तो अपन ने सारे क्वेश्चन यहाँ मिक्स करके लाए हैं, मिक्स करके आपको बताए जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि SGPGI जो है वो किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन है, बैटल ऑफ पालसी वाज फॉट इन। जो बैटल ऑफ पालसी हुई थी वो कौन से सन में हुई थी? ऑप्शन ए है 1757, ऑप्शन बी है 1761, ऑप्शन सी है 1857 और ऑप्शन डी है 1947। तो बैटल ऑफ पालसी जो है वो हुई थी अपने 1757 में। कब? इसकी अगर डेट पूछे आपसे तो आपको याद रखनी है 23 जून 1757। इसी डेट के आसपास आपका एग्ज़ाम भी है, तो याद रखना है कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को ना मिल जाए। अब आपसे पूछे कि किनके बीच हुई थी ये, तो ये जो लड़ाई हुई थी, ये बैटल हुई थी, बैटल ऑफ पालसी, ये हुई थी सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसमें जीत पाई थी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन लीड कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि कब हुई थी बैटल ऑफ पालसी, तो ये हुई थी 1757 में, 23 जून 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने कल भी अच्छे से करवाया था। इसके जो ज़्यादातर पॉइंट्स है मैंने कल बता दिए। कल वाली जो क्लास थी वो इम्पोर्टेंट होने वाली है। वहाँ मैंने जो सोलर सिस्टम के जो प्लेनेट हैं उनके नाम कल बताए थे कि इसको किस नाम से जानते हैं, कौन से प्लेनेट को किस नाम से जानते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है, विच इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। लार्जेस्ट प्लेनेट किसको बोलते हैं सोलर सिस्टम में? तो मैंने कल आपको सैटर्न के बारे में बता दिया, जुपिटर के बारे में मैंने कल बताया था, लेकिन आज जो क्वेश्चन है लार्जेस्ट प्लेनेट का, तो आपको याद रखना है जुपिटर लार्जेस्ट प्लेनेट होता है। सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लेनेट क्या होता है? जुपिटर। मैंने एक प्लेनेट के बारे में कल नहीं बताया था, तो आप आज बता देता हूँ। ऑप्शन डी नेपट्यून। तो इसे अपन क्या बोलते हैं? ब्लू प्लेनेट। ब्लू प्लेनेट के नाम से किसको जानते हैं? नेपच्यून को। और इसे बोलते हैं आइस जाइंट, एन आइस जाइंट। क्या बोलते हैं? एन आइस जाइंट भी इसको बोलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्लेनेट से, तो कल वाली क्लास आप ज़रूर देखिए, वहाँ प्लेनेट के सारे प्लेनेट्स के नाम बताए हैं मैंने। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हु इज इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब। WWW को किसने इन्वेंट किया? ऑप्शन ए है बिल गेट्स, ऑप्शन बी है टिम बर्नर्स ली, ऑप्शन सी है स्टीव जॉब्स, ऑप्शन डी है चार्ल्स बेबेज। तो जो WWW वर्ड है जो इन्वेंटेड किया वो टिम बर्नर्स ली ने किया। किसने? टिम बर्नर्स ली। ये फर्स्ट वेब ब्राउज़र था। फर्स्ट वेब ब्राउज़र आपसे पूछे कि फर्स्ट वेब ब्राउज़र कौन सा है, तो WWW। अरे यार, फर्स्ट वेब ब्राउज़र कौन सा है? फर्स्ट वेब ब्राउज़र, तो आपको याद रखना है WWW फर्स्ट वेब ब्राउज़र है। इसके अलावा बात करें, आपको बताएं कि बिल गेट्स, अगर आपसे पूछे को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, तो आपको आंसर क्या करना है? बिल गेट्स। जो माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर है वो बिल गेट्स है। और आपको पूछे फादर ऑफ कंप्यूटिंग, तो आपको आंसर देना है चार्ल्स बेबेज। फादर ऑफ कंप्यूटिंग में क्या देना है? चार्ल्स बेबेज। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैथ का। ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 25% ऑफ 480? आपको 25% निकालना है 480 का। ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 110, ऑप्शन बी है 120, ऑप्शन डी है 140। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सीधा सीधा करना है, जो 25% है 25 को मल्टीप्लाई करना है 480 से और इसको डिवाइड कर देना है 100 से, क्योंकि परसेंटेज को हटाया तो नीचे 100 लगाना पड़ता है। तो इसको जब भी सोल्व करोगे आप तो आपके पास आंसर आएगा 120। क्या आएगा? 120। तो आपको 120 यहाँ राइट आंसर होने वाला है। ये आपको याद रखना है कि अगर परसेंटेज पूछे किसी भी संख्या का तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड में 100 लगा देना है। आई होप आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही। वीडियो को लाइक करके जाना है
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। डेली इसी यूट्यूब चैनल पे आपके लिए SGPGI नोट सेट की सीरीज चल रही है, MCQ सीरीज चल रही है, डेली शॉर्ट वीडियो आता है। आप वहाँ कमेंट करें, आपकी जो नॉलेज है उसको वहाँ पे आप देख सकते हो कि आप डेली कितना कर पा रहे हो कितना नहीं। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।